हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है ये नया टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स। होता क्या है, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस के ऊपर हीट का चेंज कर दिया जाए तो क्या वो प्रोसेस कुछ बदलती है? क्या उस प्रोसेस में कोई चेंज आता है? या तो वो प्रोसेस फास्ट होती है या प्रोसेस स्लो होती है या कोई भी चेंज नहीं आता। तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रोसेस के ऊपर, अब इस प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन भी आ सकती है, कोई भी अदर रिएक्शन आ सकती है, कोई भी वर्क आ सकता है। जैसे हम यहां पर कोई भी काम करें, उस पर हीट के इफेक्ट से क्या चेंज आए, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे दो चीजों को। ये वर्ड ही दो चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला आता है बेटा थर्म, इसका मीन्स होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। अगर आपने किसी प्रोसेस या किसी केमिकल रिएक्शन के ऊपर हीट को चेंज किया तो कितना अंतर आएगा, उसमें कितना चेंज आएगा, उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे पहली बात यह आती है कि अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो या तो वो हम जनरली टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, या फिर हम फ्लास्क या बीकर में कहीं कर रहे हैं, या फिर हम ओपनली कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पर एक फास्फोरस का टुकड़ा लेके उसको बर्न करूं, पीस ऑफ फास्फोरस लिया, बर्न किया, तो ये तो कहां पर है? आप कहेंगे सर दो चीजों का डिफरेंस आ रहा है। अगर या तो आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो कोई ना कोई फिक्स हमारे पास एपरेटस है जिसके अंदर वी आर प्रोसीडिंग दैट रिएक्शन, वी आर डूइंग दैट रिएक्शन, और या फिर ओपन में कर रहे हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होगी तो जहां पर वो केमिकल प्रोसेस होगी या जिसमें वो केमिकल प्रोसेस होगी उसको बोला जाएगा सिस्टम। ओके, क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको सिस्टम। सिस्टम जहां पर कोई भी प्रोसेस होगी, याद रखना। अच्छा, ये एक स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है। अब सिस्टम जहां पर रिएक्शन हो रही प्लस उसका जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है, चारों तरफ का जो स्पेस है, जो प्लेस है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सराउंडिंग्स। क्या कहलाएगा बच्चों? सराउंडिंग्स। और इन दोनों चीजों को मिलाकर बेटा, इन दोनों चीजों को मिलाकर बनता है यूनिवर्स। इन दोनों चीजों को मिलाकर बच्चों क्या बनता है? यूनिवर्स। ओके, आ रहा है बहुत ठीक से? ठीक है। अब बेटा एक बात बताइए, जहां पर सिस्टम था स्मॉल पार्ट है, जहां पर सराउंडिंग है ये एक लार्ज पार्ट है। क्यों? अरे यार एक बात बताओ, हम रिएक्शन इतनी छोटी सी जगह कर रहे हैं, उसका सराउंडिंग तो काफी बड़ा है ना, तो सराउंडिंग तो लार्ज पार्ट है, और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां पर बनता है यूनिवर्स। लेकिन बच्चों एक बात को याद रखना, ये जो मैं रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहा हूं या फिर मैं कोई रिएक्शन टेबल के ऊपर सिंपली कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं आपको, ओपन में करके दिखा रहा हूं, तो मेरे इस टेस्ट ट्यूब के और सराउंडिंग के बीच में ये देखो एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब ली, ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, तो ये ग्लास इज वर्किंग एज अ बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और ये जो बाउंड्री है ये कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालेगी। दूसरी चीज, इफ आई एम प्रोसीडिंग एनी केमिकल रिएक्शन इन जस्ट ओपन, नो एनी एपरेटस वी आर यूजिंग, अगर हम कोई एपरेटस यूज नहीं कर रहे, सिंपल केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या वहां पर कोई बाउंड्री होगी? जी नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा कि एक बाउंड्री है। इसका मतलब है बाउंड्रीज यहां पर एक होगी, बाउंड्री होगी बेटा, और इस बाउंड्री को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कैसी? या तो बेटा ये रियल होगी या बेटा ये रियल नहीं है, मतलब रियल जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कर रहे हो तो रियल है, या फिर इमेजिनरी होगी। अगर आपने ऐसे ही नॉर्मली कोई रिएक्शन कर दी, मैंने बोला ना फास्फोरस के इस टुकड़े को ले लो, उसको बर्न कर दो, तो ये आपने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं करना, ओपन नहीं करना, तो क्या हुआ? एक इमेजिनरी बाउंड्री है जहां पर आपकी रिएक्शन चल रही, छोटी सी जगह और चारों तरफ उसका जो सराउंडिंग है। इसके अलावा बाउंड्री और कितने तरह की हो सकती है वो भी देख लेते हैं। कुछ आती है बाउंड्रीज अदर, एग्जाम्पल जैसे रिजिड। अब रिजिड क्या? जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब ली, इसका ग्लास है ना, ये एटमॉस्फेयर से
एक ग्लास सेपरेट कर रहा है बाउंड्री को और काफी रिजिड है, तो रिजिड भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि रिएक्शन जहां पर आप कर रहे हैं उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल। ये बच्चों कैसी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायथर्मिक हो सकती है। अब यहां पर बात आ रही है कि डायथर्मिक है क्या। बेटा डायथर्मिक वो बाउंड्री है जो हीट को फ्लो करे, अंदर हीट ले या हीट को बाहर जाने दे, यानी हीट फ्लो पॉसिबल हो, यानी हीट फ्लो टेक्स प्लेस, यानी इसमें हीट का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते डायथर्मिक। और अगर कोई बेटा ऐसी बाउंड्री है जिसमें हीट का फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक। ओके, ऐसी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री या एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें लिखेंगे नो हीट फ्लो। ओके, नो हीट फ्लो। बच्चों ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। अगर इसके अंदर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये वर्कड एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जहां पर हीट चेंज होता है उसको हीट को हम केमिस्ट्री के इस चैप्टर में क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसमें जो डेल क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 0। ठीक है ना, दिख रहा है नीचे तक। यहां पर जो डेल क्यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहां पर याद रखना है ये एडियाबैटिक के लिए हीट फ्लो की वैल्यू 0, यानी किसी भी तरह का यहां पर बच्चों हीट चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हो गई बाउंड्री की बात। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बाउंड्री क्या होती है। अब हम बात करते हैं सिर्फ इसके ऊपर। ये तो बाउंड्री हो गई सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में। अब हमें बात करनी है सिर्फ सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो जरा देखते हैं कि सिस्टम आखिर में है क्या, जिसको अभी अपन कह रहे थे ना बहुत छोटे में कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं। अब बात आ जाती है बच्चों सिर्फ सिस्टम के लिए। तो जिसके अंदर रिएक्शन हम कर रहे हैं, जहां पर रिएक्शन कर रहे हैं, वो प्लेस सिस्टम होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई प्लेस सिस्टम है तो ये 3 तरह से हो सकता है। या तो ये हो सकता है बेटा सिस्टम के जो टाइप है, सिस्टम के जो टाइप है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बच्चों, 3 पार्ट्स में। पहला सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और बच्चों तीसरे को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब भाई ये तीनों होते क्या है, तो एक बात ध्यान से सुनो। जहां पर ओपन सिस्टम है, मैंने एक कोई ऐसा ये एपरेटस या कोई भी फ्लास्क वगैरह रख दिया, कुछ भी, दैट इज टोटली ओपन, कोई इसके ऊपर कवर नहीं है और इसके अंदर कोई प्रोसेस चल रही है, कोई केमिकल है, तो व्हाट विल हैपन, दैट केमिकल और दिस इज द मास एंड एनर्जी इज टोटली फ्री टू गो आउटसाइड एंड कैन इनसाइड। इसका कोई भी चीज बाहर जा सकती है और कोई भी चीज अंदर आ सकती है। यानी ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगे, वेयर मास एंड एनर्जी एक्सचेंज पूरी तरह से फ्री है। ये ओपन सिस्टम है। मास अगर आप इसको हीट करोगे तो ये वेपर बन के बाहर चला जाएगा, कहीं से एनर्जी को भी गेन कर सकता है हीट के फॉर्म में। तो यानी 2 चीजें जहां पर एनर्जी किसके फॉर्म में बेटा, हीट के फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में भी या किसी भी दूसरे चीज के फॉर्म में, यहां पर अगर ये ट्रांसफर 2 चीजों में हो जाए, पूरी तरह से खुला हो, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इसका ओपन एंड खुला हुआ है, ये अगर गर्म करेंगे तो अगर वाटर है तो इट मे वेपोराइज एंड वाटर वेपर में गो आउटसाइड। एंड ये भी हो सकता है कि कोई भी सराउंडिंग से कोई चीज इसके अंदर आ जाए, क्योंकि ये ओपन है, कोई इसके ऊपर बाउंड्री नहीं है, या आप कह सकते हो कि ये इमेजिनरी बाउंड्री है, यू कैन से इमेजिनरी बाउंड्री। तो अब बेटा यहां पर देखो, मान के चलिए जैसे इसी के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैंने यहां पर एक सिस्टम बनाया, इसको अभी रफ कर दे रहा हूं, मैंने एक सिस्टम बनाया और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया।
ओके, अब ये पूरी तरह से बंद है, चारों तरफ से क्लोज है। आप कहेंगे सर ये तो क्लोज सिस्टम हुआ, लेकिन ये जो पिस्टन है ये कैसा है, ये फ्लेक्सिबल है। ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, ये पिस्टन नीचे भी आ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप इसके अंदर कोई गैस भर दें, क्या भर दिया, गैस को, और ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, तो अगर मान के चलिए आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर, इसके अंदर कोई काम हुआ, इसके अंदर अगर कोई काम हुआ तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब इसके अंदर कोई काम होगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहां पर प्रेशर बढ़ा तो सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर इसके मॉलिक्यूल सीज हुए तो सिस्टम नीचे की तरफ आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी ये जो वॉल है बच्चों, ये टोटल इंसुलेटिंग है, कैसी है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर, इसका जो बाउंड्री है दैट इज टोटली इंसुलेटर, तो क्या होगा, तो यहां पर इसमें दो चीजों में अंतर आ सकता, एक चीज में अंतर आ सकता, वो क्या है, एनर्जी। मास तो बच्चों इसमें से बाहर नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे सर एनर्जी में कैसे अंतर आ सकता है, एक बात बताओ, ये पिस्टन फ्लेक्सिबल है ना, ऊपर नीचे जा रहा है, तो अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, अगर ये कैसा हुआ, एक्सपेंड हुआ, पिस्टन अगर बेटा एक्सपेंड हुआ, तो मुझे बताओ क्या होगा, एनर्जी कैसी होगी, दोनों की एनर्जी क्या होगी, अगर तो एनर्जी लूज होगी तो एनर्जी क्या होगी, लिख दे रहा हूं यहां पर, एनर्जी लूज हो जाएगी। और अगर इसके पिस्टन को आपने कंप्रेस किया, दूसरी कंडीशन में आपने इसको क्या किया, पिस्टन को कंप्रेस किया, तो मुझे बताओ बेटा, आप जब पिस्टन को कंप्रेस कर रहे तो वर्क कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे तो आप एनर्जी बढ़ा रहे हो ना, उसकी बढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है बेटा क्या हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये पिस्टन केवल ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो एनर्जी लूज होगी, क्योंकि उसको एक्सपेंड करने का मिलेगा, और एनर्जी जो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने प्रेस कर दिया तो आपने काम किया उसके ऊपर, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्क जब आपने लगाया तो आपने गैस को कंप्रेस कर दिया। तो यहां पर ऐसे सिस्टम को जहां पर मास में कोई चेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी में चेंज हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज्ड सिस्टम। अब इस क्लोज सिस्टम में हमें क्या लिखना है, क्लोज सिस्टम में हमें लिखना है नो एक्सचेंज ऑफ मास बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। तो क्या लिखना है, नो एक्सचेंज ऑफ मास बट एनर्जी में एक्सचेंज। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन मास में कोई भी अंतर बच्चों यहां पर नहीं आएगा। ये दूसरी तरह का सिस्टम का एग्जांपल आपको याद रखना है। तो ये एक तरह से क्लोज है, इंसुलेटर है, लेकिन एनर्जी आपने ये फ्लेक्सिबल कर दिया ना, इस वजह से यहां पर क्योंकि आप वर्क लगाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो यहां पर एनर्जी में चेंज आ रहा है, लेकिन बच्चों मास में चेंज नहीं आ रहा। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। चलो बच्चों तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। तो यहां पर जो तीसरे नंबर का सिस्टम है, थर्ड नंबर का जो सिस्टम है, दैट कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके बच्चों, क्या कहलाता है, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब बच्चों ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ये ऐसा सिस्टम है बच्चों के जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड नो एक्सचेंज ऑफ मास, नो exchange of heat and no exchange of mass। इसमें ना तो बच्चों हीट में कोई चेंज आएगा, ना बच्चों इसमें मास में कोई चेंज आएगा। ऐसे सिस्टम को हम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। बट बेटा एक बात को याद रखना है, इस दुनिया में
कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास मिल्टन की बोतल है, आप उसके अंदर कोई भी लिक्विड रख दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कभी उसका टेम्परेचर डिक्रीज करे ही ना? आप 1 साल तक रख रहे हैं, 2 साल तक रखे रहे हैं, कहेंगे नहीं सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऐसे सिस्टम को जो किसी भी हाल में बेटा लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कोई भी सिस्टम कि वो लंबे समय तक भी अपने अंदर की कंडीशंस को वहीं का वहीं मेंटेन रखे। ओके, वहीं का वहीं मेंटेन रखे। तो ऐसे सिस्टम कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि बेटा कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते हैं। कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते। ओके, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, जिस पर हम बात करेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये अगला टॉपिक है, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले हम कोई भी, अभी थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी केवल हम इसकी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो बेटा कोई भी प्रॉपर्टीज अगर किसी भी कंपोनेंट्स की है तो इस प्रॉपर्टीज को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मेनली 2 पार्ट पर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, बच्चों ये प्रॉपर्टीज जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से 2 पार्ट सर? एक ऐसा जो डिपेंड अपॉन द मैटर और साइज ऑफ सैंपल। प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द मैटर और साइज ऑफ द सैंपल। जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको बेस मानकर रिएक्शन हम कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, अगर उसके मास के ऊपर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड करे तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज को? ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? जो किसी के मास के ऊपर डिपेंड करे। अब जैसे मैं कहूं कि हमारे पास इतना सा पानी है, या मैं कहूं हमारे पास 50 लीटर पानी है, तो यार कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। जरा सा पानी और बहुत सारा पानी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये मास पर डिपेंड करेगी, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर 1। नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन मास। ये किसी चीज के मास के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करे, ठीक है ना। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल अपन लोग देखते हैं, एक क्या बहुत सारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं कि जो मास के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, एंड दैट इज एग्जांपल यहां पर डाल के वॉल्यूम। वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, याद रखना। अगर किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है। मैं मानता हूं कि वॉल्यूम को हीट करके भी इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 1 लीटर गैस है और हमारे पास 2 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस है, 2 लीटर गैस है, ज्यादा वॉल्यूम किस में आएगा? आप कहेंगे सर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो हम पहले मोल निकाल लेंगे। मोल तो मास पर डिपेंड करता है। उसी तरह से हमें मालूम चल जाएगा कि जिसमें ज्यादा मोल होंगे वो ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, जिसमें मोल कम होंगे वो वॉल्यूम कवर कम करेगा। तो मोल ध्यान रखो आप, यहां पर वॉल्यूम ओवरऑल मास के ऊपर बच्चों डिपेंड करेगा। तीसरा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। अब मुझे बताओ, हीट कैपेसिटी, मैंने कहा कि एक छोटी सी नेल मैंने ली, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है? या फिर मैंने बड़ी किसी रॉड को ले लिया, उसमें हीट, यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज डिपेंड करेगा वो बॉडी छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी सी बॉडी है
तो अलग होगा उसका टेम्परेचर, जो कैपेसिटी होगी, हीट कैपेसिटी। बड़े कोई आयरन की रॉड है, उसकी हीट कैपेसिटी कुछ और होगी, यानी मास पर बच्चों डिपेंड कर रहा है। तीसरे नंबर पर देखिए, याद रखना ये वॉल्यूम पर और हीट कैपेसिटी पर। तीसरा नंबर बच्चों ये एनर्जी पर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? एनर्जी। यानी अब आप कहेंगे सर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मास पर डिपेंड होती है बेटा। एनर्जी किस पर डिपेंड होती है? मास पर। इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में इसको रखा जाएगा, ध्यान रखना। अब एनर्जी के जितने सारे फॉर्म आएंगे वो सारे फॉर्म याद रखना, एनर्जी का हर एक फॉर्म नॉर्मली वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप कहेंगे सर एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं। जैसे एनर्जी के फॉर्म्स एंथैल्पी, एंथैल्पी डेल एच से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोपी, इसको डेल एस से हम लोग पढ़ेंगे, एंट्रोपी। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, ये डेल ई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्री एनर्जी। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इसको हम नॉर्मल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, इसको डेल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दिस ऑल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सारे एनर्जी के फॉर्म में। अभी सब बताऊंगा मैं ये होता क्या है, क्या एंट्रोपी होती है, क्या एंथैल्पी होती है, सब कुछ बेटा एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये सब कुछ मास पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो है चार्ज, जानते हो बच्चों, चार्ज मास पर डिपेंड करता है। यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिपेंड करता है, और नंबर इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स मास होता है। तो चार्ज हमेशा याद रखना एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास के ऊपर बच्चों डिपेंड करती है। अब जरा आ जाते हैं दूसरे तरह की प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जो यहां पर दिख रहा है क्या बेटा, यहां तक अच्छा दिख रहा है। तो यहां पर दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसको लिखेंगे इंटेंसिव, मैं इसको स्मॉल लेटर में लिखूंगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। ये दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज है। तो बेटा ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड्स अपॉन द मास, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द मास। अब आते हैं बात की सर मास कौन कौन सी चीजें हैं जो मास या मैटर ऑफ, जो साइज ऑफ द सैंपल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और साइज ऑफ द सैंपल। तो कौन सी चीजें हैं जो साइज ऑफ द सैंपल पर डिपेंड करेगी? तो चलो अपन देख लेते हैं इसको, कि दूसरी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ द सैंपल या मास के ऊपर डिपेंड करेगी, यहां लिख देता हूं, जो साइज ऑफ द सैंपल या मास के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास। वो प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करेगी, और द साइज ऑफ सैंपल, सैंपल के साइज के ऊपर बच्चों जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बेटा ये बात अपन को थोड़ा सा ध्यान रखनी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स, क्योंकि यहां से जरूर सवाल आएगा, आपसे कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, पूछेंगे ये बताओ इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एग्जांपल में डाल के लिखता हूं डेंसिटी। क्यों? डेंसिटी क्या होता है? मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात बताओ, जो प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द, अब देखो बेटा दोनों में यहां पर देखो, ये डज नॉट डिपेंड होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, सॉरी, ठीक है बेटा, सॉरी, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, क्योंकि जो मास पर डिपेंड करती वो एक्सटेंसिव थी। आई एम वेरी सॉरी, जो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, ये प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती नहीं।
तो अभी अपन को एक चीज को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती। तो डेंसिटी, एक बात बताओ यार, छोटा सा सैंपल ले लो या बड़ा सैंपल ले लो, दोनों की डेंसिटी में डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। एक पानी का आपने छोटा सा सैंपल लिया या पानी का दूसरा सैंपल लिया, तो अगर उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि डेंसिटी यार, चाहे बड़ा अमाउंट की डेंसिटी निकालो चाहे छोटे अमाउंट की डेंसिटी निकालो, डेंसिटी तो सेम रहेगी ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ मुझे, मास पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे छोटा सा ग्लास का निकालो चाहे बड़े ग्लास का निकालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चाहे छोटा सा जरा सा एक ml वाटर ले लो, तब भी उसकी H2O की 4.2 जूल पर ग्राम होगी। चाहे आप 1 लीटर ले लो तब भी उतनी होगी। यानी इसमें बेटा ये वो चीजें हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती। जैसे टेम्परेचर क्या बताओ मुझे, मास पर कहां डिपेंड करता? टेम्परेचर नहीं करता, प्रेशर नहीं करता, विस्कोसिटी नहीं करती, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं करती, कंसंट्रेशन नहीं करता, मोलैरिटी नहीं करती, नॉर्मेलिटी नहीं करती। तो ये वो प्रॉपर्टी जो डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास और द साइज ऑफ सैंपल, वो प्रॉपर्टी जो मास या साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती है ऐसी प्रॉपर्टी बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल लिखते हैं एक एक करके। नंबर 1 डेंसिटी। ओके, चलो दूसरा बताइए। दूसरा मैंने क्या बोला था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मास पर डिपेंड नहीं करता। छोटे से पार्टिकल का निकालो तो भी, पार्ट का निकालो तो भी आएगा, बड़े पार्ट का निकालो तो भी आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे H2O का अगर आप निकालो तो H2O का 4.1 जूल पर ग्राम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चाहे आप 1 ml का निकाल लो चाहे 1 लीटर का निकाल लो, बिल्कुल सेम आएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर। इसके अलावा चौथा पॉइंट टेम्परेचर, पांचवा पॉइंट प्रेशर। ये बेटा डिपेंड नहीं, प्रेशर एक एटमॉस्फेयर है, अगर चारों तरफ लग रहा है तो यहां का भी एक एटमॉस्फेयर, वहां का भी एटमॉस्फेयर, यानी ये मास के ऊपर डिपेंड ये चीजें नहीं होती। आगे आ जाओ बेटा, विस्कोसिटी, छठा विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी भी, चाहे विस्कोसिटी छोटे से सैंपल की निकालो चाहे बड़े सैंपल की निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ सातवां कंसंट्रेशन। मान के चलो मैंने 1 गिलास पानी में दो चम्मच शक्कर घोल दी, तो आप थोड़ा सा पानी पियोगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा, ज्यादा पानी पियोगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। यानी कंसंट्रेशन तो सेम है, फिक्स उसमें घुला हुआ है ना। 1 लीटर के अंदर मैंने 10 ग्राम चीनी को घोल दिया। अब चाहे तुम इतना सा उठा लो चाहे इतना ज्यादा उठा लो, मिठास तो दोनों की सेम रहेगी। तो कंसंट्रेशन ध्यान रखना। तो बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जैसे अपन ने कहा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन C/N/V, ये दोनों चीजें। अब मुझे एक बात बताओ, N क्या है? N क्या थी यहां पर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास पर डिपेंड कर रहा मोल। V क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। N क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। V क्या है? एक्सटेंसिव। तो जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो उनका रेशियो हमेशा इंटेंसिव आता है। यानी ये भी एक्सटेंसिव है बच्चों, ये भी एक्सटेंसिव है, और इनका रेशियो यानी ये क्या है यहां पर? इंटेंसिव। इस बात को याद रखना, दो प्रॉपर्टीज अगर एक्सटेंसिव है तो उनसे बनने वाली जो चीज है वो इंटेंसिव आएगी। चलो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। जैसे 8वें पॉइंट पर पहुंचो, मोलैरिटी। 9वें पॉइंट पर पहुंचो, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, तमाम चीजें हो गई। अब आप देखो, जैसे मोलर एंथैल्पी, कहीं पर भी मोलर वर्ड लग जाए, 10वां मोलर एंथैल्पी। अब बेटा देखो, मोलर एंथैल्पी, मोल, क्योंकि मोल क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन
मोलिकुलर। तो यहां पर अगर मोल की अपन बात करें तो वो दोनों प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड कर रही है, तो जिससे बनी हुई प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड नहीं करेगी। अब आ जाते हैं अपन लोग अगले टॉपिक पर। ये तो अपन ने देख लिया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होती है। तो बच्चों याद रखना है, एक्सटेंसिव ग्रुप वो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मैटर और साइज ऑफ सैंपल, लेकिन इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जो मास के ऊपर या साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती। याद रखना, यहां से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, हर एक पॉइंट याद रखना। अब हम लोग चलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं। तो अब हमें यहां से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से थर्मोडायनेमिक्स का शुरू हो रहा है। सो प्लीज ध्यान से इसको आप अपन को समझना है, एंड दैट इज स्टेट वेरिएबल्स। को हेडिंग डाल दीजिए स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, अच्छा स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझना है। जो कोई स्टेट को बदल दे, कोई ऐसी चीज जो किसी स्टेट को बदल दे, तो स्टेट क्या होती है। स्टेट कैन बी डिफाइंड, मतलब जैसे कोई गैस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। अगर आपने कोई ऐसी चेंज उसमें किया कि उसकी स्टेट ही बदल जाए तो वो स्टेट वेरिएबल्स होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमारे पास एक ये फ्लास्क है और इसके अंदर एक पिस्टन लगा है, ठीक है। मान के चलिए इसके अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके बच्चों। मान के चलिए इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन, ठीक है। अब इसके मान के चलिए वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है वो मान के चलते हैं 2 लीटर का वॉल्यूम है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आपने इसके ऊपर चेंज किया, क्या क्या चेंज करें, या तो प्रेशर चेंज करें, या टेम्परेचर चेंज करें, या वॉल्यूम चेंज करें। अगर इन चीजों को आपने चेंज किया तो इसके स्टेट में अंतर आ जाएगा। प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, स्टेट अंतर आ गया। पहले कुछ और स्टेट थी, अब हो सकता है कुछ और स्टेट आ जाए। पहले हाई प्रेशर पर ये मान लो लिक्विड था, लो प्रेशर पर वो गैस भी तो हो सकता है। यानी वो फैक्टर मैं लिख दे रहा हूं, फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। अब इसमें क्या क्या आ गए टोटल नंबर देखते हैं बेटा, क्या क्या होंगे स्टेट वेरिएबल में। प्रेशर स्टेट वेरिएबल होगा। वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम भी स्टेट वेरिएबल होगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स स्टेट वेरिएबल होगा। मोल्स को बदल दो, ये सारी कंडीशंस बदल जाएगी। एंट्रोपी अभी जस्ट समझाऊंगा, एंट्रोपी एस, इसको एंट्रोपी कहते हैं। फिर इंटरनल एनर्जी, ये भी बेटा स्टेट को चेंज कर सकती है। एंथैल्पी डेल एच, ये भी कर सकती है। लेकिन बेटा कुछ चीजों को अपन को ध्यान रखना है जिससे स्टेट, जैसे मैंने अभी 2 चीजों को बताया, इन चीजों में अगर बदलाव लाते हैं तो उसके स्टेट में अंतर आ जाता है। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल वी। अब ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसी पर तो डिपेंड करेगा भी। इसी तरह से मैंने बोला गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी डिपेंड करेगा जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर जहां पर भी चेंज डेल लगा, यानी उसका 2 कंडीशंस होगी, फाइनल की कंडीशन कुछ और होगी और इनिशियल कंडीशन कुछ और होगी। लेकिन बेटा 2 चीजों को याद रखना। अब यहां पर कौन सी, एक तो एंथैल्पी डेल एच, मैं इसको ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर एक तो डेल एच, ठीक है, और दूसरा वर्क डन, तो W। तो यहां पर जो W की, इन दोनों की वैल्यू इनसे मैच नहीं करती, याद रखना। तो अब हम W और डेल एच के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। आपका टास्क है जितना भी कराया हो उतना नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।